नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था किरचॉफ के नियम। ठीक है, अपना टॉपिक है किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के दो नियम थे, अपने दोनों की बात कर ली थी। एक तो था किरचॉफ का प्रथम नियम और एक था किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे अपनी धारा या संधि का नियम कहते हैं, और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसे अपने वोल्टा या पास या लूप का नियम कहते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके अलावा अपने प्रथम नियम के अंदर पढ़ा था कि समीशन आई किसके बराबर था, 0 के बराबर था। यानी जो अपना संधि बिंदु है उस पर जो धाराएं हैं उन धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो कितना होता है, 0 होता है। और जो द्वितीय नियम है इसके अंदर अपने पढ़ा था कि समीशन v किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जो अपना पास या लूप होता है उसमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो है वो कितना होता है, 0 होता है। अपने इसे इस प्रकार भी पढ़ा था कि समीशन IR इक्वल समीशन E। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा था। इसका मतलब था कि जो प्रतिरोध है उन सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो है वो सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल लास्ट क्लास के अंदर अपने एक एग्जाम्पल लिख करके छोड़ा था, तो अपने उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपने एग्जाम्पल लिखा था एक सेल है और सेल के साथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध R1 है और सेल जो है उसके विद्युत वाहक बल का मान E1 है। ठीक है, और इसके साथ अपने समांतर क्रम में एक और सेल जोड़ा है जिसके विद्युत वाहक बल का मान E2 है और प्रतिरोध का मान जो है वो R2 है। और यहाँ अपने एक अन्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसका मान R3 है। तो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, दो सेल है E1 और E2। इस सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे I1 मानते हैं, तो यहाँ भी जो धारा आएगी वो I1 आएगी। यहाँ धारा I2 मानते हैं, यहाँ भी जो धारा है वो कितनी आएगी, I2 आएगी। कंप्लीट परिपथ बनाने के बाद में ये धारा प्रवाहित होगी, ये बात जरूर ध्यान रखना। जब आप लोग परिपथ बना देते हो कंप्लीट, उसके बाद में जो धारा है वो प्रवाहित होती है। और जो अपने ये पॉइंट है इसे मैं स्मॉल a से लिख देता हूँ, इसे स्मॉल b से लिख देता हूँ, इसे स्मॉल c, ये स्मॉल d, ये स्मॉल e और ये स्मॉल f। ठीक है, तो ये अपने जो E1 सेल है इससे आप देख सकते हो कि E1 सेल से I1 धारा जो है वो परिपथ में प्रवाहित हो रही है, और इस साइड जो है यही I1 धारा जो है वो R1 प्रतिरोध में से प्रवाहित होती हुई सेल के नेगेटिव टर्मिनल में फिर से जा रही है। और इस साइड आप देख सकते हो कि जो E2 सेल है उससे प्लस से I2 धारा निकल रही है और नेगेटिव में I2 धारा फिर से प्रवेश कर रही है, जो R2 जो प्रतिरोध है उससे होकर के निकल रही है। आगे जाकर के ये जो धारा है वो I3 बन जाती है। यहाँ जो धारा है वो कितनी बन जाती है, I3 बन जाती है। तो ये धारा I1 है, ये I2 है, और ये जो धारा है वो कितनी है, I3 है। प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है, और ये कितना है, R3 है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये डिसाइड करना होता है कि परिपथ में आप किस साइड घूमते हो। जैसे मान लिया कि अपने इस साइड घूम रहे हैं, पहले तो दो पास ले लेते हैं, एक तो ये और एक ये फर्स्ट पास है और ये सेकंड पास है। इसके अंदर अपने मान लेते हैं कि अपने इस साइड घूम रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी मान लेते हैं कि अपने इस ओर
घूम रहे हैं। तो सबसे पहले अपने ये क्या कर लिया, यहाँ पर डायरेक्शन लिए कि अपने किस साइड घूमना है। तो एक बार अपने इस साइड घूमे और दूसरे के अंदर भी अपने इसी ओर क्या कर जाते हैं, घूम जाते हैं। सबसे पहले अपने ये जो प्रथम पास है इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ। परंतु किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से पहले ये जो पॉइंट है ये क्या है, आपका संधि बिंदु है। जहाँ तीन शाखाएं आकर के मिलती है वो क्या होता है, संधि होता है। तो पॉइंट बी जो अपना है वो क्या है, एक संधि है। पॉइंट बी पर आप लोग किरचॉफ का प्रथम नियम भी लगा सकते हो, यानी आप लोग लिख सकते हो किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि बिंदु बी पर, किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि बिंदु बी पर पॉइंट बी जो है इस पर I1 धारा आ रही है और I2 धारा आ रही है, I3 धारा जो क्या जा रही है, बाहर जा रही है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसके अंदर अपने देखा था कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। और संधि की ओर आने वाली धाराओं को अपने प्लस का लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी धारा आ रही है, I1 धारा आ रही है। तो अपने लिखेंगे I1 किसका, प्लस का। और उसके बाद I2 की बात करेंगे, I2 भी बी की ओर आ रहा है तो ये भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो I1 प्लस का और I2 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। I3 जो है वो क्या हो रहा है, संधि बी से बाहर की ओर जा रहा है। तो I3 को अपने किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। I3 किसका आएगा, माइनस का आएगा और बराबर 0 आएगा। यानी I1 प्लस I2 और माइनस का I3 बराबर 0। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो I1 प्लस I2 बराबर I3। यानी आप क्या लिख दोगे यहाँ, I1 प्लस I2 बराबर I3। ये अपने लिखा है किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है जिसे अपने धारा का नियम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 बराबर I3। यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ देखिए I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, दोनों धाराएं जुड़ जाएगी और किसके बराबर आएगी, संधि बिंदु से जाने वाली धारा I3 के बराबर आएगी। तो ये अपने पास में क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब अपने बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ के द्वितीय नियम से और सबसे पहले अपने ये जो पास फर्स्ट ले रखा है इसके लिए इसे लिखेंगे। तो अपने लिख देंगे पास फर्स्ट के लिए। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से और पास फर्स्ट के लिए अपने पास में क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर चिन्ह परिपाठी याद रखनी पड़ेगी। चिन्ह परिपाठी मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से अपने प्रतिरोध है और धारा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और आप लोग चलते हो धारा की दिशा में, अगर आप क्या करते हो, धारा की दिशा में चलते हो तो जो वोल्टता पतन अपने लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। और अगर आप चलते हो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चलते हो, जैसे यहाँ तो धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, अगर पॉइंट का नाम लिखूँ ए और बी, अगर इसे लिख देता हूँ तो ए से बी की ओर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आई आर को प्लस का लेना है। और अगर आप बी से ए की ओर आ रहे हो, यहाँ देखो बी से ए की ओर आ रहे हो तो विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में ये आएगा माइनस का आई आर। ठीक है, तो आपने लिख दिया प्लस का आई आर और दूसरा आपने लिख दिया माइनस का आई आर। ये चिन्ह परिपाठी हो गई। और उसके बाद अपने सेल की बात करते हैं। जैसे ये अपने पास में एक सेल है और अगर आप लोग परिपथ में सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पास के अंदर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो तो उसमें जो सेल का विद्युत वाहक बल लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। और अगर आप परिपथ में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो उसमें जो सेल का विद्युत वाहक बल लिया जाता है वो धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, ये जो अंतिम सिरा आपका जो भी आता है, जैसे यहाँ माइनस आया तो ये किसका लिखा जाएगा, माइनस का। और अगर बाद में प्लस आता है, जैसे इस साइड चलोगे तो प्लस आएगा, तो किसका लिखना है, आपको प्लस का लिखना है। एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। अपने लिखा किरचॉफ के द्वितीय नियम से और पास फर्स्ट के लिए। तो अपने मान रहे हैं कि परिपथ में अपने इस प्रकार से घूम रहे हैं, ये अपनी क्या है, परिपथ में घूमने की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले आप देखो, अपने चलना शुरू किया पॉइंट एफ से गए ए की ओर। तो एफ से ए की ओर जब आप जाते हो तो अपने जा रहे हैं धारा की दिशा में, क्योंकि अगर अपने इस तरीके से घूम रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से घूमना हो गया।
जैसे अपने ऐसे घूम रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, जो सबसे ऊपर लिखा गया है आप लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी धारा की दिशा में जा रहे हो। तो धारा की दिशा में जो विभव पतन आपको लेना है या वोल्टता पतन जो आपको लेना है वो किसका लेना है, धनात्मक लेना है। तो ये आएगा प्लस का R1 और I1। फिर अपने पहुँचे पॉइंट A पर और फिर पहुँचे B पर, और उसके बाद में जब अपने यहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक और प्रतिरोध मिलता है। यहाँ प्रतिरोध कितना है, R2 है, और प्रतिरोध में धारा कितनी है, I2 है। अब देखिए धारा की तो दिशा क्या है, इस ओर है, परंतु अपने यहाँ से घूमते हुए किस ओर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देखिए धारा तो इस साइड जा रही है और अपने जा रहे हैं इस साइड, तो ये आएगा माइनस का I2 और R2। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए I1 और R1 जो है ये कहाँ से है, अपने चल रहे हैं धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चलते हैं तो R1 और I1 आता है, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो माइनस का I2 और R2 आता है। बराबर आपको बैटरियाँ लेनी है, तो परिपथ में उसी तरफ घूमते रहिए जैसे इस साइड घूम रहे थे। तो अब अपने बात करनी है बैटरियों की, तो देखिए अपने इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो लास्ट में जो टर्मिनल आता है वही सेल का विद्युत वाहक बल लिखना है। जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये किसका लिखेंगे, अपने प्लस का E1 लिखेंगे। फिर अपने पहुँचे पॉइंट B पर, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये किसका लिखा जाएगा, माइनस का E2 लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग चलते हो धारा की दिशा में तो आपको ये चिन्ह परिपाठी याद रखनी है। सबसे पहले तो धारा की दिशा में चले तो किसका लिख दिया अपने, RI को प्लस का लिख दिया, और धारा की विपरीत दिशा में चले तो अपने किसका लिख दिया, इसे माइनस का लिख दिया, ये माइनस का IR आ गया। ठीक है, फिर अपने बराबर में लिखना है बैटरी को। अगर आप लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हो तब तो लिखना है आपको नेगेटिव, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तब आपको लिखना है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ अपने जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E1 किसका लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा, और यहाँ अपने जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, तो ये किसका लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसे पास फर्स्ट के लिए सोल्व कर लिया। अब अपने लिखते हैं पास या लूप सेकंड के लिए। लूप सेकंड के लिए आप देख सकते हो अपना ये लूप सेकंड है। ठीक है, ये जो लूप है ये क्या है, अपना लूप सेकंड है। लूप सेकंड के अंदर आप देखो सबसे पहले अपने वोल्टता पतनों को लेना है, तो अपने घूम रहे हैं B से C, C से D, D से E, ये E है, और E से B, यानी अपने घूमने की डायरेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, तो अपने जा रहे हैं E से B की ओर, E से B की ओर, और धारा भी किस ओर जा रही है, E से B की ओर जा रही है। तो जब आप ये लिखोगे I2 और R2, I2 और R2, ये किसका लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, I2 और ये R3 है, I2 और R2 जो है वो किसका लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने ये क्या है, इसके घूमने की डायरेक्शन है। तो I2 और R2 किसका लिख दिया, अपने प्लस का लिख दिया। फिर अपने पहुँचे पॉइंट B पर, फिर C पर, और C और D के बीच में भी क्या है, आपके पास में एक और प्रतिरोध है। तो यहाँ आप देख सकते हो धारा I3 है, और ये कितना है, R3 है। ये भी किसका लिखोगे आप लोग, प्लस का लिखोगे, I3 और R3। I3 और R3 किसका लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने जा रहे हैं C से D की ओर, अपने जो घूमने की डायरेक्शन है वो कौन सी है, C से D की ओर है। तो जब C से D की ओर अपने जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि इसी डायरेक्शन में धारा I3 जो है, जो यहाँ से आ रही है, वो धारा इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में अपने घूम रहे हैं। तो ये आएगा I2 R2 प्लस I3 R3 बराबर क्या आएगा, देखिए बराबर अपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गए। अब अपने इस सेल की बात करते हैं। अपने इस डायरेक्शन में अगर घूमेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो ये जो E2 लिखा जाएगा ये किसका लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, तो पास फर्स्ट के लिए अपने लिख दिया है I1 R1 माइनस का I2 R2, और बराबर में है E1 माइनस E2, और पास जो अपना सेकंड है उसके लिए लिखा है I2 R2 और I3 R3, और बराबर है किसके, E2 के। ठीक है, ये यहाँ से अपनी क्या होगी, किरचॉफ के द्वितीय नियम की समीकरण सोल्व हो गई। अगर आप ये सोचो कि भाई इस डायरेक्शन में घूमना है या इस डायरेक्शन में घूमना है, तो अपने को कैसे पता चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप इस डायरेक्शन में घूमो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस डायरेक्शन में भी घूम सकते हो। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि इसमें तो मैं इस तरफ घूमूं और इसमें इसका अपोजिट घूमूं, तो वो आपकी मर्जी, आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को अपने सोल्व करते और अपने अब की बार डायरेक्शन को क्या कर लेते, चेंज कर लेते। जैसे अपने अगर इस प्रकार से घूमते
ठीक है, अपने पहले इस साइड घूम रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट घूम रहे हैं। अगर अपोजिट घूमते तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते, अपने इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट जो आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी अपने चल रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में। तो ये क्या आता, ये आता माइनस का R1 और I1, क्या आता माइनस का I1 और R1 आता। फिर अपने पहुंचते ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंचते, ये क्या आता I2 R2। देखिए अपने इस साइड घूमते तो ये आता I2 और R2, पर अब की बार ये किसका आता, प्लस का आता। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है और अपने घूम भी किस डायरेक्शन में रहे हैं, इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो ये आया I2 और R2 किसका, प्लस का। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल की। अपने इस डायरेक्शन में अगर घूम जाते, यानी अपने जाते सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ये सेल किसका लिखा जाता, ये लिखा जाता नेगेटिव का, माइनस का E1 किसका लिखा जाता, माइनस का और E1। फिर अपने पहुंचते यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर और अपने जाते नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये किसका आता, ये आता पॉजिटिव। ये किसका लिखा जाता, प्लस का लिखा जाता। अब देखिए दोनों इक्वेशन की अगर तुलना करें तो दोनों इक्वेशन में अगर इसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम आपको ये इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फ़र्क है कंप्लीट किसका, माइनस का। जैसे यहाँ प्लस है, माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। तो आपकी मर्जी है, आप अगर चाहो तो इस प्रकार से घूम सकते हो और आप अगर चाहो तो इस प्रकार भी क्या कर सकते हो, यहाँ घूम सकते हो। ठीक है, जैसे यदि आप यहाँ भी उल्टा अगर घूमते, यहाँ भी इस प्रकार से घूमते, तो आप देखते कि ये जो I2 R2 लिखा गया है, I2 और R2 ये किसका आता, माइनस का आता। क्यों, क्योंकि अपने जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। फिर अपने यहाँ पहुँचते, ये भी किसका आता, माइनस का आता, I3 और R3। फिर आगे बढ़ते और फिर अपने इस डायरेक्शन में घूमते तो ये प्लस से माइनस की ओर बढ़ते और सेल आता माइनस का E2, किसका लिखा जाता, माइनस का लिखा जाता और E2 आता। तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, मतलब कंप्लीट आपको याद क्या रखना है, याद रखना है बस आपको ये इतनी बात, एक तो ये और एक ये जो चिन्ह परिपाटी है उसे आपको याद रखना है। और बाकी कंप्लीट आपको इक्वेशन जो है, यानी ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। तो डायग्राम कंप्लीट आपको मिलेगा। घूमना किस डायरेक्शन में है ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हो। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि जो चिन्ह परिपाटी अपने लिखी है वो समीशन V इक्वल 0 के लिए न लिख करके अपने किसके लिए लिखी है, अपने लिखी है समीशन IR इक्वल समीशन E के। ठीक है, अपने इसके लिए चिन्ह परिपाटी लिखी है। अगर आप इसके लिए इसी चिन्ह परिपाटी को काम में लोगे तो आपकी इक्वेशन गलत होगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मर्जी होती है, आप चाहो इस डायरेक्शन में घूम सकते हो और चाहो तो आप इस डायरेक्शन में भी घूम सकते हो, परंतु किसी एक इक्वेशन को सोल्व करते हुए, जैसे इस इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हो तो जब तक कंप्लीट इक्वेशन सोल्व नहीं हो जाती आप डायरेक्शन नहीं बदल सकते। जैसे अपने इस प्रकार से घूम रहे हैं, आपने सोच लिया कि आपको घड़ी की दिशा में इस तरीके से घूमना है, तो अब आपने डिसाइड कर लिया तो आपको ये विद्युत वाहक बलों के लिए, जैसे विद्युत वाहक बलों के लिए लिखा है और वोल्टता पतनों के लिए लिखा है, यानी जब तक अपनी पूरी इक्वेशन सोल्व नहीं हो जाती आपको ये डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अब डायरेक्शन कब चेंज करोगे, आप डायरेक्शन तब चेंज कर सकते हो जब आप इसे कंप्लीट सोल्व कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी होती है आप इस साइड घूमो या इस साइड घूमो, पर एक बार अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको परिपथ में इस प्रकार से घूमना है, उसके बाद में आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। जिस डायरेक्शन में घूम रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको घूमते रहना है। दूसरी बात, जैसे आप सभी जानते हो सेल जो होता है उससे धारा हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस में क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे अपने सभी जानते हैं कि धारा जो होती है वो प्लस से क्या करती है, निकलती है और माइनस में जाकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। अपने करंट की डायरेक्शन हमेशा ये लेते हैं। ठीक है, ये अपने क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन लेते हैं प्लस से माइनस की ओर। अब देखो किरचॉफ के सेकंड नियम से अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है और वहाँ अगर आपको इसकी डायरेक्शन गलत दी हुई मिले, जैसे प्लस से न निकाल करके अगर वो माइनस से भी निकाल देता है, तब भी आपको अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसा आपको सोल्व कर देना है। उस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और आप बिल्कुल लास्ट में एक लाइन लिख दोगे कि करंट की जो डायरेक्शन चित्र में दर्शा रखी है, क्वेश्चन में दर्शा रखी है, वो क्या है, गलत है।
वो करंट जो माइनस से नया निकल करके कहाँ से निकलेगा, प्लस से निकलेगा। और फिर आपको क्या कर देना है, उस डायग्राम को बिल्कुल सही बना देना है, ठीक है। तो यानी किरचॉफ के नियम के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो जैसा क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम मिलता है कंप्लीट उसी डायग्राम को आपको सोल्व कर देना है। तो ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ के नियम के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है इनकी चिन्ह परिपाटियाँ, और चिन्ह परिपाटी याद रखने के बाद में इसे आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाइटस्टोन सेतु। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने, और नया टॉपिक है अपना व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो है वो पूछा जा सकता है, और सीधा भी पूछा जा सकता है कि व्हाइटस्टोन सेतु जो है उसका सिद्धांत लिखिए, क्योंकि मीटर सेतु जब अपने आगे पढ़ेंगे तो मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है व्हाइटस्टोन सेतु। तो व्हाइटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हाइटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जो 4 प्रतिरोध एक धारामापी से मिलकर के बना हुआ होता है, और साथ में क्या जुड़ा होता है, एक सेल जुड़ा होता है। जब अपने इसकी रचना पढ़ते हैं तब उसके साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाइटस्टोन सेतु होता क्या है। जैसे ये एक प्रतिरोध P है और ये एक प्रतिरोध Q है, इस साइड एक प्रतिरोध R लिखा जाएगा और इस साइड एक प्रतिरोध S लिखा जाएगा। P Q R S 4 प्रतिरोध है, और ये जो भुजा है इसके साथ में एक धारामापी जो है वो जुड़ा होगा। इसके साथ में अपने क्या करेंगे, एक धारामापी को जोड़ देंगे। तो व्हाइटस्टोन सेतु अगर आपसे पूछे कि व्हाइटस्टोन सेतु क्या होता है, तो व्हाइटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है। ये अपना पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। यहाँ E है और इसे कुंजी K1 लिखते हैं और इसे कुंजी K2 लिखते हैं। यहाँ से धारा I प्रवाहित होती है जो आगे I चली जाती है। ये जो पॉइंट A है इस पर जाकर के धारा 2 भागों में बंट जाती है, एक I1 एक I2, और यहाँ जो धारा पहुँचती है वो I3 और I4 पहुँचती है। ठीक है, तो अपने करंट आप लोग इसमें देख सकते हो, यहाँ I1, यहाँ I2, ये I3 और ये I4। इसमें करंट जाएगा या नहीं जाएगा, ये अपने इसकी कंडीशन होती है जिससे अपने डिसाइड करेंगे कि इस साइड करंट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि व्हाइटस्टोन सेतु क्या होता है। ठीक है, जो अपने व्हाइटस्टोन सेतु है, ये व्हाइटस्टोन सेतु क्या होता है, तो आपको इसमें बता देना है कि व्हाइटस्टोन सेतु क्या है। एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। आप देख सकते हो PQRS, PQRS, ये 4 क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो व्हाइटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें 4 प्रतिरोध, एक धारामापी और एक बैटरी जुड़ी रहती है। ठीक है, ये जो अपने G लिख रखा है, ये G धारामापी को दर्शाता है। जी जो है वो किसे दर्शाता है, धारामापी को दर्शाता है। धारामापी को इंग्लिश में अपने गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और हिंदी में भी आपको जी की जगह वर्ड लिखा हुआ मिलता है गैल्वेनोमीटर। तो धारामापी या गैल्वेनोमीटर वर्ड जो है वो आप लोग याद रख सकते हो। और जी क्या करता है, जी धारा का मापन करता है, धारा का समसूचन करता है, मतलब बताता है कि यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा धारा की दिशा भी बताता है कि धारा जो है वो कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये अपने जो डायग्राम बना रखा है ये क्या है, व्हाइटस्टोन सेतु का है। अगर अपने बात करें व्हाइटस्टोन सेतु की रचना की, तो अपने देख ही चुके हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध है PQR और S, और एक बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी है K1 और एक कुंजी है अपनी K2। इसके अलावा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि व्हाइटस्टोन सेतु जो है इसमें भुजाओं के कुछ एक नाम है। जैसे अपने भुजा AB, भुजा AB और BC, भुजा AB और BC, यानी जो P और Q वाली भुजा है, इन भुजाओं को कहते हैं अनुपातिक भुजा। अनुपातिक भुजा, जो भुजा अपनी A, B और BC है, इनको कहा जाता है अनुपातिक भुजा।
जब अपने इसका सिद्धांत करेंगे तब आप लोग देखोगे कि जब अपने इसका सिद्धांत लिखते हैं तो उसमें आता है P बटा Q बराबर R बटा S, यानी P और Q जो है वो एक दूसरे के अनुपात के रूप में लिखे जाते हैं। इसलिए अपने AB और BC जो है इसे PQ भुजा या अपने अनुपातिक भुजा के नाम से जानते हैं। ये जो भुजा है R और ये A और D, भुजा AD, भुजा AD, भुजा AD जिसमें जुड़ा हुआ है प्रतिरोध R, इसे कहा जाता है प्रतिरोध भुजा, या आप लोग ये भी बोल सकते हो ज्ञात प्रतिरोध भुजा। इसे अपने क्या नाम देते हैं? ज्ञात प्रतिरोध भुजा। जो प्रतिरोध अपने ज्ञात होता है उस प्रतिरोध को अपने R की जगह जोड़ देते हैं। और ये जो भुजा है अपनी DC भुजा, DC भुजा DC जो है जिसमें S जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है अज्ञात भुजा, अज्ञात भुजा या अज्ञात प्रतिरोध भुजा। जिस प्रतिरोध का मान अपने को ज्ञात करना होता है उस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है DC भुजा पर, यानी जो S जुड़ा हुआ है उसके साथ में अपने क्या जोड़ते हैं? उसके साथ में अपने अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इसलिए इस भुजा को जाना जाता है अज्ञात भुजा के नाम से। अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भुजा BD को। भुजा BD जो है, ये जो भुजा है BD, भुजा BD, भुजा BD, इसे जाना जाता है दारामापी भुजा के नाम से, दारामापी भुजा। ठीक है, जो हमारे पास में BD भुजा है इसे अपने कहते हैं दारामापी या गैल्वेनोमीटर भुजा। और ये जो भुजा है A और C, AC, इसके अंदर आप देख सकते हो कि A और C भुजा जो है इसमें जुड़ी हुई है एक बैटरी, इसलिए इसे जाना जाता है सेल भुजा के नाम से। भुजा AC जो है उसे अपने कहते हैं सेल भुजा। ठीक है, ये अपने क्या होती है? जो दारामापी या गैल्वेनोमीटर है उसकी संरचना होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 4 प्रतिरोध जुड़े होंगे। ये जो P, Q, R और S जो है ये चारों प्रतिरोध है। बस R की बजाय अपने इनको P, Q और S से भी लिख दिया क्योंकि संख्या इनकी क्या है? ज़्यादा है। और ये जो पॉइंट A है इस पर धारा अपने 2 भागों में जा रही है, I1 और I2 में। आगे किस प्रकार से जाएगी ये अपने कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और ये जो भुजा है A और C, यानी जिस भुजा के बीच में सेल जुड़ा हुआ है उसे सेल भुजा, जिस भुजा के बीच में दारामापी जुड़ी हुई है उसे दारामापी भुजा, जिस भुजा के बीच में ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है उसे ज्ञात प्रतिरोध भुजा, और जिसके बीच में अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसे अज्ञात प्रतिरोध भुजा। और इन दोनों भुजाओं को अनुपातिक भुजा, ये आपको जब सिद्धांत लिखेंगे इसका तब पता चलेगा कि PQ बटा क्या आएगा, P बटा Q आएगा और R बटा S आएगा। तो P और Q जो है वो किस में आते हैं? अनुपात में आते हैं। अपने इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि वेटस्टोन सेतु जो है इसका सिद्धांत क्या होता है। वेटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, जो वेटस्टोन सेतु है इसका सिद्धांत अगर अपने देखें तो सबसे पहले अपने ये देखना पड़ेगा कि सेल जो है इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। सेल से I मान की धारा जो है वो अपने क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा, बाकी बचाओ अपने कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है? ये सेल है और सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है, जो पॉइंट A पर जाकर के 2 भागों में बन जाती है, I1 और I2 में। उसके बाद पॉइंट B आता है और इस साइड क्या आता है? पॉइंट D आता है। तो अपने बात करते हैं पॉइंट B की। पॉइंट B पर जाकर के ये धारा जो है वो 2 भागों में डिवाइड होगी। एक भाग तो जाएगा Q की ओर और एक भाग जाएगा G की ओर। ठीक है, या फिर यहाँ से बात करें तो D पर जाकर के भी धारा 2 भागों में विभाजित होगी। एक भाग इस ओर जा सकता है और एक भाग इसका इस ओर भी जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई धारा प्रवाहित ना हो और I1 धारा इस साइड जाए और I2 धारा जो है वो इस साइड जाए। ये डिपेंड करता है कि अपने B और D जो है इन दोनों पॉइंटों का विभव किस प्रकार का है। जिसका विभव ज़्यादा होगा, जैसे पॉइंट B का अगर विभव ज़्यादा है और D का विभव क्या है? कम है, तो यहाँ जो धारा जाएगी वो B से D की ओर जाएगी।
जिस पॉइंट का विभव ज़्यादा है उस पॉइंट से धारा जो जिस पॉइंट का विभव कम है उस ओर जाएगी, क्योंकि धारा अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो जिस पॉइंट का विभव ज़्यादा है करंट जो है उससे दूसरे पॉइंट की ओर जाएगा। अगर डी का विभव ज़्यादा है, जैसे यहाँ अगर डी का विभव ज़्यादा हुआ तो धारा जो है वो डी से किस ओर जाएगी, बी की ओर जाएगी। और अगर बी का विभव ज़्यादा हुआ तो धारा जो है वो बी से डी की ओर प्रवाहित होगी। और अगर दोनों पॉइंटों पर विभव बी और डी पर विभव जो है वो क्या हो, बराबर हो, तो धारा किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी।